नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आरवी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आपको राजस्थान का भूगोल पढ़ा रहा था और राजस्थान के भूगोल में राजस्थान का सामान्य परिचय चल रहा था। राजस्थान का सामान्य परिचय के अंदर राजस्थान का नामकरण चल रहा था और राजस्थान के नामकरण में एक बार मैं फिर तुम्हारे को रिविजन करा देता हूँ दोबारा से कि राजस्थान को वैदिक काल के अंदर किस शब्द से जाना जाता था। तो राजस्थान को वैदिक काल के अंदर ब्रह्मावर्त शब्द का उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद के अंदर उल्लेख मिलता है जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त है। ब्रह्मावर्त के बाद में आपको मरुकांतर शब्द का उल्लेख मिलता है। मरुकांतर रामायण काल में वाल्मीकि ने मरुकांतर शब्द का उल्लेख किया था। मरुकांतर के बाद में राजस्थानीय द्वितीय शब्द का उल्लेख मिलता है। राजस्थानीय द्वितीय सिरोही जिले के सीमल माता या खीमल माता के मंदिर में एक लेख लगा हुआ है जिसे बसंतगढ़ का शिलालेख कहते हैं। इस बसंतगढ़ के शिलालेख में राजस्थानीय द्वितीय शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का उल्लेख मिलता है हमें? राजस्थानीय द्वितीय शब्द का उल्लेख मिलता है। इसके बाद में हमें राजस्थानी शब्द का भी उल्लेख मिलता है। राजस्थानी शब्द का उल्लेख हमें मुणोत नैणसिरी ख्यात, और मुणोत नैणसिरी ख्यात का क्या नाम है? राजरूपक। क्या नाम है दोस्तों मुणोत नैणसिरी ख्यात का? राजरूपक। इस राजरूपक के अंदर राजस्थानी शब्द का उल्लेख मिलता है। मुणोत नैणसी को राजपुताने का अबुल फजल मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। क्या कहा था? राजपुताने का अबुल फजल की संज्ञा दी थी। और राजरूपक ग्रंथ की रचना दोस्तों वीर भाड़ ने की थी। किसने की थी? वीर भाड़ ने राजरूपक ग्रंथ की रचना की थी। इसके बाद हम चल रहे थे, राजपुताना शब्द का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? तो राजपुताना शब्द का उल्लेख हमें 1800 सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने मौखिक रूप से प्रयोग किया। दोस्तों किस रूप में प्रयोग किया था? मौखिक रूप से 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। और लिखित रूप में प्रयोग 1805 ईस्वी के अंदर इन्हीं का एक दोस्त था जिसका नाम है सर विलियम फ्रैंकलिन। इस विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में लिखित रूप में प्रयोग किया था, जिसकी पुस्तक है द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक के अंदर राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद में आपको राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा शब्द का उल्लेख मिलता है। इन शब्द का प्रयोग दोस्तों राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड ने वर्ष 1829 में इन शब्दों का प्रयोग किया था। इनका प्रयोग एक पुस्तक है द एवाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक में इन शब्दों का प्रयोग किया था। इस पुस्तक का निर्माण, इस पुस्तक ये उदयपुर जिले में लिखा था। दोस्तों कहाँ लिखा था कर्नल टोड साहब ने? उदयपुर जिले में पुस्तक लिखा था। यहाँ तक हमारा मैटर हो गया था। इससे आगे चलते हैं और आगे हमें राजस्थान शब्द का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान शब्द का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? तो स्वतंत्रता के पश्चात एकीकरण का दूसरा चरण कहाँ से मिलता है? एकीकरण के दूसरे चरण में। एकीकरण का दूसरा चरण कब? 25 मार्च 1948 को। एकीकरण के दूसरे चरण 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान संघ के रूप में राजस्थान का उल्लेख मिलता है। तो लिखिए, एक नोट लगाइए और नोट लगा के लिखिए दोस्तों कि स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के पश्चात एकीकरण का चरण। और एकीकरण का कौन सा चरण था? एकीकरण के दूसरा चरण। और एकीकरण का दूसरा चरण कब हुआ? 25 मार्च। कब? 25 मार्च 1948 को दोस्तों। कब? 25 मार्च 1948 को, जिसमें राजस्थान शब्द का किस रूप में उल्लेख मिलता है? राजस्थान शब्द और किस रूप में मिलता है? पूर्व राजस्थान संघ के रूप में। पूर्व राजस्थान संघ के रूप में उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? पूर्व राजस्थान शब्द के रूप में उल्लेख मिलता है। एकीकरण के किस चरण में? दूसरा चरण। और दूसरा चरण दोस्तों एकीकरण का कब हुआ? 25 मार्च 1948 को। किस शब्द का
उपयोग किया गया, पूर्व राजस्थान शब्द का उपयोग किया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के पश्चात एकीकरण के किस चरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ? तो स्वतंत्रता के पश्चात एकीकरण के दूसरे चरण में पूर्व राजस्थान संघ के रूप में प्रयोग हुआ। इसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है कि स्वतंत्रता एक क्वेश्चन लिखो और क्वेश्चन है राजस्थान शब्द, क्वेश्चन है राजस्थान शब्द को वैधानिक मान्यता कब मिली? शब्द को वैधानिक मान्यता कब मिली? राजस्थान शब्द को वैधानिक मान्यता कब मिली? तो राजस्थान शब्द को दोस्तों वैधानिक मान्यता मिली है 26 जनवरी। कब? 26 जनवरी। और 26 जनवरी को 1950 और 26 जनवरी 1950 को एकीकरण का कौन सा चरण था? एकीकरण का छठा चरण था। कौन सा चरण था? छठा चरण एकीकरण का। इस एकीकरण के छठे चरण में 26 जनवरी 1950 को राजस्थान शब्द को वैधानिक मान्यता मिलती है। अगला एक क्वेश्चन और है, देखो क्वेश्चन है कि राजस्थान को राज्य के रूप में दर्जा कब मिला? राजस्थान को राज्य के रूप में दर्जा कब मिला? तो राजस्थान को राज्य के रूप में दर्जा 1 नवंबर 1956 को मिला। और एकीकरण का कौन सा चरण था? एकीकरण का 7वां चरण था। क्वेश्चन लिखो, राजस्थान को राज्य के रूप में राजस्थान को राज्य के रूप में दर्जा कब मिला? दर्जा कब मिला? तो राजस्थान को राज्य के रूप में दर्जा 1 नवंबर। कब? 1 नवंबर 1956 को। और 1956 को एकीकरण का कौन सा चरण था? तो एकीकरण का 7वां चरण था। एक बार दोबारा से देख लिए, स्वतंत्रता के पश्चात एकीकरण के किस चरण के अंदर राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है? तो एकीकरण के दूसरे चरण में मिलता है। किस रूप में मिलता है? पूर्व राजस्थान संघ के रूप में मिलता है। कब होता है एकीकरण का दूसरा चरण? 25 मार्च 1948 को एकीकरण का दूसरा चरण होता है। क्वेश्चन है राजस्थान शब्द को वैधानिक मान्यता कब मिली दोस्तों? तो राजस्थान शब्द को वैधानिक मान्यता 26 जनवरी 1950 को एकीकरण के छठे चरण के अंदर राजस्थान को वैधानिक मान्यता मिलती है शब्द को। क्वेश्चन है राजस्थान को राज्य के रूप में दर्जा कब मिला? तो राजस्थान को राज्य के रूप में दर्जा 1 नवंबर 1956 को एकीकरण का कौन सा चरण था? एकीकरण के 7वें चरण में राजस्थान को राज्य के रूप में दर्जा मिला। दोस्तों ये आपका राजस्थान का नामकरण टॉपिक समाप्त होता है। और राजस्थान का सामान्य परिचय में नामकरण के बाद में आता है राजस्थान की स्थिति। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आशा करता हूं स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। तो इसके बाद में चलता राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति टॉपिक में आपको पूछा जाता है कि राजस्थान विश्व के संदर्भ में राजस्थान किस कोण में स्थित है? किस गोलार्धन में स्थित है? एशिया के संदर्भ में राजस्थान किस कोण में स्थित है? किस गोलार्धन में स्थित है? और भारत के संदर्भ में राजस्थान किस कोण में स्थित है? किस गोलार्धन में स्थित है? ये चीज दोस्तों देखिए, पूरी आपको मैप के माध्यम से समझाया जाएगा। आगे चलते हैं, राजस्थान की स्थिति के बारे में देखते हैं। राजस्थान की स्थिति। कि राजस्थान विश्व के संदर्भ में किस गोलार्धन किस कोण में स्थित है? भारत के संदर्भ में किस गोलार्धन में किस कोण में स्थित है? और एशिया के संदर्भ में किस गोलार्धन में किस कोण में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, विश्व के संदर्भ में शुरुआत कहाँ से? विश्व के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में
विषुव के संदर्भ में या गोलार्धन के संदर्भ में, तो इससे पहले आपको दिशाओं की और कोणों की जानकारी होनी चाहिए कि विषुव के संदर्भ में कौन से कोण में स्थित है। तो एक बार पहले आप देखिए, दिशाओं के बारे में जानते हैं, उसके बाद में ये दोस्तों कौन सी दिशा हो गई? पूर्व दिशा। कौन सी है? पूर्व। ये कौन सी दिशा हो गई? पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा हो गई? पश्चिम। ऊपर, उत्तर, नीचे, दक्षिण। ये यहाँ तक तो हो गया आपका। आगे चलते हैं। इस दिशा को किस नाम से जानते हैं? उत्तर पूर्व से। किसके नाम से? उत्तर पूर्व दोस्तों। ये कौन सी दिशा हो गई? दक्षिण पश्चिम। कौन सी हो गई? दक्षिण पश्चिम। ये कौन सी दिशा हो गई दोस्तों? ये हो गई दक्षिण पूर्व दिशा। कौन सी दिशा हो गई? दक्षिण पूर्व दिशा। ये दक्षिण पूर्व दिशा। ये कौन सी दिशा हो गई दोस्तों? ये हो गई आपकी उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम दिशा हो गई। ये तो आपकी दिशा हो गई। और अब आपको कोणों के बारे में भी जानकारी रखनी है कि उत्तर पूर्व के अंदर कौन सा कोण स्थित है, दक्षिण पूर्व में कौन सा कोण स्थित है। तो देखो, उत्तर पूर्व के अंदर आपका ईशान कोण स्थित है। कौन सा कोण स्थित है? ईशान कोण स्थित है। ईशान कोण। कौन सा कोण स्थित है? ईशान कोण में स्थित है, जिसके अंदर भगवान शिव का वास होता है। किसका वास होता है? भगवान शिव का वास ईशान कोण में स्थित होता है। उत्तर पूर्व के अंदर आपका ईशान कोण होता है। दक्षिण पूर्व के अंदर कौन सा कोण होता है? तो दक्षिण पूर्व के अंदर आपका आग्नेय कोण होता है। आग्नेय कोण। आग्नेय कोण किस दिशा में होता है? दक्षिण पूर्व के अंदर होता है। इस आग्नेय कोण में अग्नि का वास होता है। किसका वास होता है? अग्नि का वास होता है। आगे चलते हैं। दक्षिण पश्चिम दिशा में कौन सा कोण है? तो दक्षिण पश्चिम दिशा में आपका नैऋत्य कोण है। कौन सा कोण है? नैऋत्य कोण है दोस्तों। कौन सा कोण है? नैऋत्य कोण। इस नैऋत्य कोण के अंदर पितर देव देवताओं का निवास होता है। किसका निवास होता है? जो पितर देवता होता है उनका इस नैऋत्य कोण में निवास होता है। और उत्तर पूर्व पश्चिम के अंदर कौन सा कोण होता है? तो उत्तर पश्चिम में आपका वायव्य कोण होता है। वायव्य कोण। उत्तर पश्चिम में कौन सा कोण होता है? वायव्य कोण होता है, जिसके अंदर आपके लेट बात बनाए जाते हैं दोस्तों। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए एक बार दोबारा देख लो। उत्तर पूर्व में कौन सा कोण है? ईशान कोण है। दक्षिण पूर्व में कौन सा कोण होता है? आग्नेय कोण होता है। दक्षिण पश्चिम में कौन सा कोण होता है? नैऋत्य कोण होता है। और उत्तर पश्चिम में कौन सा कोण होता है? वायव्य कोण होता है। चलते हैं। विषुव के संदर्भ में राजस्थान की कौन सी स्थिति है, किस कोण में स्थित है और किस दिशा के अंदर स्थित है। अब मैं आपको सीधा सीधा लिखा दूं तो समझ में आएगा क्या? कतई नहीं आएगा। वो आप रट सकते हो उस चीज़ को, लेकिन अगर मैं आपको मैप के माध्यम से समझाऊं तो वो आप जिंदगी भर भी उस चीज़ को नहीं भूल पाओगे। तो अब मैं आपको मैप बनाता हूं और आप चलिए एक देखते हैं। आप मेरे से भी अच्छा बना सकते हो। अलग अलग पेन का यूज़ करके अलग अलग अच्छी तरह से नोट्स बनाना, बढ़िया मैप बनाना, ये आगे भी आपके काम आएंगे, बार बार आपके काम आते रहेंगे। कोई आपका भाई बहन भी इनको पढ़ेगा तो आपके बनाए हुए नोट्स को तो बहुत अच्छा लगेगा, उनको भी नोट्स बनाए हुए।
ये आपका एशिया का विश्व का मैप आप बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हो। तो बहुत अच्छी तरीके से अलग अलग पेन का यूज करके बनाना दोस्तों। यह आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यह आपका मैप है विश्व का, आप बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हो। अब इसके अंदर देखिए, यह आपका भारत है। मैं राजस्थान लिख देता हूँ क्योंकि राजस्थान का पढ़ रहे हैं। तो ये कौन सी दिशा हो गई दोस्तों? ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ पश्चिम हो गया। ये ऊपर कौन सी हो गई? उत्तर हो गई। और नीचे कौन सी हो गई? दक्षिण हो गई, दक्षिण हो गई। और इस दिशा के अंदर कहाँ पर स्थित है राजस्थान? यहाँ पर भारत स्थित है आपका। और भारत में राजस्थान तो किस कोण के अंदर स्थित होगा, किस दिशा में होगा? तो उत्तर पूर्व दिशा होगी। कौन सी दिशा होगी दोस्तों? उत्तर पूर्व दिशा होगी। और उत्तर पूर्व दिशा में मैं आपको बताया था कौन सा कोण होगा, तो उत्तर पूर्व के अंदर आपका ईशान कोण होगा। तो विश्व के संदर्भ में देखो, उत्तर विश्व के संदर्भ में उत्तर पूर्व दिशा। और कोण कौन सा होगा? कौन होगा? ईशान कोण। कौन सा होगा दोस्तों? कौन ईशान कोण होगा। एक बार फिर दोबारा देख लीजिएगा, आपका ये विश्व का मैप है। और इस विश्व के मैप के अंदर आपका राजस्थान, आपका भारत यहाँ पर स्थित है। किस दिशा के अंदर स्थित है? उत्तर पूर्व दिशा के अंदर स्थित है। कौन सी दिशा में? उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। और उत्तर पूर्व दिशा के अंदर आपका कौन सा कोण आता है? आपको मैं कोणों के बारे में बताया था, आपका ईशान कोण आता है। कौन सा कोण आता है? ईशान कोण आता है। आज के लिए दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है। अगली क्लास में पढ़ेंगे हम एशिया के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में राजस्थान किस कोण में स्थित है, किस दिशा में स्थित है। आपको जो इनकी पीडीएफ है, जो यहाँ आरवी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाया जाता है, जिसकी पीडीएफ आरवी एकेडमी जयपुर के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहाँ पर जाइए आप और टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। वहाँ पर ये जो पढ़ाया जाता है उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम के अंदर उपलब्ध मिल जाएगी।